संज्ञा की परिभाषा वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जो भाव हमारे हैं इन सब का बोध हमको होता है। किन किन चीज़ों का? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जो हमारे भाव हैं इन सब का जिनसे जिस भी शब्द से इन सभी का बोध हो, ज्ञान हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। आपको पहले भी मैं बताया कि जो भी चीज़ें हमको, संसार की जो भी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक? प्रीति ठीक है बेटा, अमित, मलिक, जो भी लोग आ गए हैं आप सभी का स्वागत है क्लास में। और जो स्टूडेंट अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाएं, क्योंकि मैं अभी क्लास शुरू कर रहा हूँ, पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। अभी मैं समझा रहा था कि संज्ञा हम कैसे समझेंगे कि कोई चीज़ संज्ञा है या नहीं। मैंने बताया आप लोगों को कि संसार की जो भी चीज़ें हैं, जो भी दिखाई देती हैं हमको, सभी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम। तो जो भी चीज़ें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। जिन चीज़ों का नाम नहीं होता है उनका हम नाम रखते हैं। और संज्ञा की परिभाषा को अगर हम देखें तो वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जो भी हमारे भाव हैं इन सब का बोध हो, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे पशु, पक्षी, मानव। और स्थानों में देखिए, जैसे हमारा देश हो गया, भारत हो गया, या कि हमारे विभिन्न राज्य हैं, दिल्ली हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, तो ये सब आ जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जैसे मंदिर हुए, मस्जिद हुए, ये जब जितने स्थान हैं, हमारे जितने रिश्ते होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। दादा, दादी, नाना, नानी, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। वस्तुओं में जैसे आपका किताब, पेन, कॉपी, जितनी भी चीज़ें हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। भावों में जैसे हंसना, रोना, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आएंगी। तो हम सबको ये समझना ये है बच्चों कि जो संज्ञा है वो कैसे हम पहचानें कि ये वास्तव में ये कौन सी संज्ञा है। तो इसको हम भेदों के अंतर्गत जानेंगे। अभी तो हम समझ रहे थे कि संज्ञा किसे कहते हैं। जो भी बाद में जुड़े हों छात्र वो भी समझ लें। मैं ये बता रहा था कि संज्ञा जो भी संसार में हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। उनका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। जिन भी वस्तुओं को हम देखते हैं नाम नहीं होता तो नाम रखना पड़ता है, और संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम। अब हम संज्ञा के भेदों को समझेंगे। छात्रों, मुख्यतः संज्ञा देखिए 3 प्रकार की ही होती हैं, लेकिन 2 संज्ञाएं और इनमें जुड़ जाती हैं तो 5 प्रकार हो जाते हैं। लेकिन अभी आपको समझना है 3 संज्ञाओं को, फिर उसके भेद में, जैसे कि जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद अलग हैं तो उनको भी आप समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संज्ञा के भेदों के बारे में। तो ये देखिए संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के मूलतः 3 भेद माने गए हैं। एक तो पहला है कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। छात्रों, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 संज्ञा के उसके और भेद हैं। एक तो हम कहते हैं समूहवाचक और दूसरा हम कहते हैं द्रव्यवाचक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और उसकी परिभाषा को भी हम लोग समझेंगे। इसमें होता ये है छात्रों कि जो भी व्यक्ति है, हम किसी विशेष, किसी खास एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, एक वस्तु की ओर इशारा करते हैं या एक भाव की ओर इशारा हम करते हैं। इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आएंगी, चाहे वो वस्तु हो या स्थान हो या कोई भी विशेष चीज़ हो, हम किसी एक उसके पार्ट, उसके एक ही अंग की ओर इशारा करेंगे। जैसे अगर हम इंसानों के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ इंसान नहीं कहेंगे, बल्कि उसके एक एक इंसानों के बारे में बात करेंगे। जैसे राम, श्याम, मोहन, गीता, जो भी नाम है उन नामों को अगर हम लेंगे तब वो एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति की जब हम बात करेंगे। लेकिन अगर हम पूरे समूह की जब बात करते हैं तो वो क्या होगा? वो तो चला जाएगा
जातिवाचक के अंतर्गत। लेकिन जब हम एक का नाम लेंगे, एक व्यक्ति का नाम लेंगे, एक की बात करेंगे, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। अब इसकी परिभाषा को समझ लीजिए। देखिए परिभाषा क्या होती है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति के नाम का पता चले, उस संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। तो ये तो समझ में आया आपको। इसमें क्या होता है, हम विशेष किसी एक की ओर इशारा करते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, वस्तु हो, कोई भी हो, हम उसके एक ही की ओर इशारा करते हैं। जैसे हम अगर कहेंगे राम, तो राम सिर्फ एक व्यक्ति की ओर इशारा किया जा रहा है, पूरे मनुष्य जाति के ऊपर नहीं, पूरे व्यक्तियों के ऊपर नहीं। इसलिए जो राम है वो क्या हुआ, वो हो गया व्यक्तिवाचक। अगर जैसे मैं कहूं कि लवी हैं या साक्षी हैं, नमा हैं, ये जितने नाम हैं आप सबके, जो भी आप लोग इस समय लाइव हमको देख रहे हैं, सभी लोग देखिए आप सब क्या हैं, एक व्यक्तिवाचक हैं, क्योंकि आपका विशेष नाम है, आप विशेष व्यक्ति हैं। अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि हमारे छात्र, छात्र क्या हो जाएंगे, हमारे छात्र जितने भी हैं वो तो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन हम किसी अगर विशेष छात्र का नाम लूं, अगर मैं मयंक कहूं, मयंक कह रहा हूं, तो मतलब एक छात्र की ओर मैं इशारा कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। मतलब हम किसी खास छात्र की ओर इशारा किया हूं, किसी खास व्यक्ति की ओर इशारा किया हूं, इसलिए ये क्या है, ये है आपका व्यक्तिवाचक। ऐसे ही अगर हम किसी विशेष स्थान की ओर इशारा करूं, जैसे मैं कहूं मेरा देश भारत है, तो भारत क्या है, इसमें भारत एक खास, एक विशेष स्थान है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर मैं देश कहूं, बेटा बच्चों, अगर मैं सिर्फ देश कहूं, तो देश के अंतर्गत बहुत से देश आ जाएंगे, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत से देश आएंगे। इसलिए हम जब बात करते हैं किसी खास विशेष व्यक्ति की ओर, किसी विशेष वस्तु की ओर हम बात करेंगे, तब वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। लेकिन हम जहां पर पूरे समूह की बात आ जाती है, जैसे हम मनुष्य जाति कहें, तो मनुष्य जाति क्या है, ये क्या है, ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत से मनुष्य आ जाएंगे। लेकिन हम अगर हम व्यक्ति उसमें लेते हैं, जैसे मेरा नाम विजय हो गया, आपका नाम अलग अलग है, अजय हैं, विजय हैं, रमेश हैं, दिनेश हैं, महेश हैं, गणेश हैं, ये सारे नाम जितने हैं वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही अगर हम स्थानों की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली कहूँ, मेरठ कहूँ, हम लोग जैसे इस समय मेरठ में हैं, मेरठ की बात करें तो मेरठ क्या है, हम लोग मेरठ में रहते हैं, मेरठ क्या है, एक विशेष स्थान है, तो विशेष स्थान है, मतलब ये क्या हुआ, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए कुछ कुछ यहाँ पर उदाहरण भी दिए हैं, जैसे हम स्थानों के बारे में दिए हैं, भारत है, दिल्ली है, गोवा है, अमेरिका है, अमृतसर है, ये जितने स्थान हैं ये सभी कहीं ना कहीं एक विशेष स्थान की ओर इशारा करते हैं, एक विशेष स्थान को हमको बता रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। अगर हम व्यक्तियों की बात करें, जैसे महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, या भगत सिंह हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, कल्पना चावला हैं, जितने भी ये नाम हैं, ये सब क्या हैं, ये किसी विशेष व्यक्ति की ओर हमको इशारा किया जा रहा है, हम किसी विशेष व्यक्ति की ओर इशारा हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार से अगर हम किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करें, जैसे ये रामायण पुस्तक है, रामायण पुस्तक क्या है, एक हम विशेष पुस्तक की ओर इशारा कर रहे हैं। अगर हम पुस्तक कहेंगे तो पुस्तक हो जाएगा जातिवाचक, लेकिन अगर हम रामायण की बात कर रहे हैं, एक पुस्तक की बात कर रहे हैं, विशेष पुस्तक की बात कर रहे हैं, उस पुस्तक की ओर इशारा हम कर रहे हैं, तब ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस, मतलब कि इन हम जितनी भी ये पुस्तक हैं, इन सब का अगर हम नाम ले रहे हैं, अगर इनका हम नाम ले रहे हैं, तो ये हो जाएंगी आपकी व्यक्तिवाचक। अगर सिर्फ हम पुस्तक कहते तो पुस्तक क्या होता, वो चला जाता, आपका पुस्तक चली जाती आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। ठीक, अब इसके बाद जातिवाचक संज्ञा को समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत
पूरे समूह की बात की जाती है। यहाँ पर हम किसी एक विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु की बात ना करके उस पूरे समूह की हम बात करते हैं। आइए परिभाषा को देखते हैं। जिस शब्द अथवा नाम से किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उसकी समस्त जाति का बोध हो, किसके? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के, उसके समस्त जाति का जहां पर बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आएगा? चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, उसके समस्त जाति अर्थात वो पूरे अपने समूह का जहां पर बोध कराए, उसके पूरे समूह की जहां पर बात हो, वो हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। मतलब उसकी समस्त जाति के बारे में जहां पर बताया जाए। अब देखिए यहां पर उदाहरण कुछ कुछ हम दिए हैं, इन उदाहरणों को समझ लीजिए। जैसे मैं मोटरसाइकिल अगर बोलता हूं, मतलब कि जो मोटर से चलने वाली साइकिल, तो मोटर से चलने वाली साइकिल तो बहुत हैं, इसके अंतर्गत बहुत सी आ जाएंगी। तमाम कंपनियां बना रही हैं, चाहे हीरो हो, होंडा हो या कि अन्य जितनी कंपनियां हैं, सभी कुछ ना कुछ अपनी मोटरसाइकिलें बना रही हैं। अगर हम किसी एक विशेष इसमें मोटरसाइकिल का नाम ले लेंगे तब तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ अगर मोटरसाइकिल की बात करते हैं तो मोटरसाइकिल क्या है? ये जातिवाचक है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सी मोटरसाइकिलें आएंगी। इसी प्रकार से अगर हम कार की बात करें तो कार में पता नहीं कितनी कंपनियां कार बना रही हैं, उनकी अलग अलग वैरायटी हैं, अलग अलग तरीके की कारें आ रही हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ कार कहते हैं तो ये क्या कर रही? कार अपने पूरे समूह का नेतृत्व कर रही है, इसलिए ये जातिवाचक हो जाएगी। और अगर इसमें हम अलग अलग कारों के नाम बताने लगेंगे तब वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से टीवी है, मोबाइल है, तमाम प्रकार की मोबाइलें आज मार्केट में हैं, लेकिन इनके अलग अलग नाम हैं। अगर अलग अलग नाम का हम यहाँ पर बताएं कि अलग अलग मोबाइल के नाम अगर आपको हम बोलेंगे तब वो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। नहीं तो अगर सभी मोबाइलों के बारे में कहा जा रहा हो तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार से स्थान के बारे में अगर हम प्रदेश कहें तो प्रदेश क्या हो जाएगा? प्रदेश तो हो जाएगा आपका जातिवाचक, क्योंकि प्रदेश के अंतर्गत बहुत से प्रदेश हमारे देश में हैं। लेकिन अगर किसी हम प्रदेश का नाम ले लेते हैं, जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, आंध्रा है, कोई भी हम प्रदेश का नाम ले, हरियाणा ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, तो अगर हम किसी का नाम लेते हैं तब वो जातिवाचक होगा। अगर मैं सिर्फ प्रदेश कह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि ये जातिवाचक होगा, क्योंकि ये पूरे प्रदेशों के समूह को बता रहा है, अर्थात जितने भी हमारे देश में प्रदेश हैं उन सब के बारे में ये बता रहा है। इसलिए प्रदेश क्या है? ये है जातिवाचक। और अगर हम प्रदेशों के नाम ले लेते हैं तो वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार से अगर जो मनुष्य है, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जाति है, और अगर हम मनुष्य की एक एक व्यक्तियों का नाम लेते हैं तो वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार से हमारा क्या है? बचपन किस में आ जाता है? बचपन भाववाचक में आता है। लेकिन अगर हम बच्चा कहें तो बच्चा क्या है? बच्चा कोई भी हो सकता है, ये जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से लड़का, लड़की, ये सब क्या है? जातिवाचक हैं। अगर लड़का मैं कह रहा हूं तो मतलब कि पूरे लड़कों के समूह के बारे में हम बता रहे हैं। अगर हम एक एक लड़के का नाम ले लें तब तो वो अलग हो जाएगा। तब तो वो क्या होगा कि वो एक, अगर किसी मैं लड़के का नाम ले लेता हूं, देव मैं कहता हूं, देव कुमार मैं बोलता हूं, तो देव कुमार क्या है? ये एक लड़का है। अगर मैं नाम ले लिया तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अगर मैं सिर्फ लड़का कहूं तब क्या होगा? तब ये हो जाएगा जातिवाचक। ठीक इसी प्रकार से घोड़ा है, गाय है, शेर है, ये जितने भी नाम हैं इस प्रकार के प्राणियों में, वो सभी जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन अगर इनको मैं अलग अलग कुछ नाम देता हूं, इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, तब ये चले जाएंगे व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कौन जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, कौन भाववाचक के अंतर्गत आएगा। ध्यान ये रखना है कि
कि अगर हम व्यक्तिवाचक की बात करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति की बात होगी, उसमें समूह नहीं आएगा। वहां पर हम किसी का नाम लेंगे, जैसे कि राम कहेंगे, श्याम कहेंगे, गणेश कहेंगे, दिनेश कहेंगे, या स्थानों के बारे में जब हम बात करेंगे तो अलग अलग स्थानों के बारे में बताएंगे। और वहीं पर अगर हम जातिवाचक संज्ञा की जब हम बात करेंगे तो किसी भी शब्द को अगर हम बोलेंगे तो उसमें किसी न किसी समूह की बात की जाएगी। जैसे मैं कहूं मनुष्य कहूं, या कि जीव जंतुओं में किसी भी जीव जंतु को मैं चिड़िया कहूं, या कि शेर, भालू, चीता, इन सब में ऐसे मैं नाम लेता हूं, तो ये क्या है? ये तो अपनी पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे मैं पहाड़ अगर कहता हूं, पर्वत मैं कहता हूं, तो पर्वत क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि वो सभी पर्वतों के का नेतृत्व कर रहा है, किसी एक पर्वत को नहीं बता रहा है। अगर मैं हिमालय कह दूं तो हिमालय क्या हो जाएगा? हिमालय व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ पर्वत कहता हूं तो वो क्या करता है? पूरे पर्वतों का नेतृत्व करता है, पूरे पर्वतों के बारे में बता रहा है। इसलिए ये पर्वत क्या है या कि पहाड़ क्या है, ये जातिवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं समुद्र कहता हूं तो समुद्र क्या है? समुद्र जातिवाचक है। अगर मैं उसमें किसी एक समुद्र का नाम ले लूं, लाल सागर, प्रशांत महासागर, कोई भी ऐसे मैं नाम लेता हूं, तब तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। अन्यथा सभी समुद्र क्या होंगे? वो जातिवाचक के अंतर्गत। अगर मैं समुद्र सिर्फ कहता हूं तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान ये रखना है, जहां पर एक व्यक्ति की ओर इशारा किया जाए, एक वस्तु की ओर, विशेष किसी व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा किया जाए, वहां पर व्यक्तिवाचक होगा। और जहां पर पूरे समूह की बात आएगी, जहां पूरे समूह का नेतृत्व हो रहा हो, अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं जहां पर उसका पूरा समूह आ रहा हो, तो वो जातिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा। चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, तालाब हो, गांव हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, अगर ये सब चीजें आती हैं तो ये सभी क्या होंगी? जातिवाचक के अंतर्गत चली जाएंगी। ठीक। इसके बाद भाववाचक संज्ञा आती है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो भी हमारे आपके भाव हैं, इसमें क्या है? जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है। इसके अंतर्गत जो भी आपके गुण हैं, दशा क्या है, भाव क्या है, व्यापार क्या है, और धर्म क्या है, अवस्था क्या है, स्वरूप क्या है, इन चीजों के बारे में जहां पर बात हो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। तो ध्यान ये आपको रखना है कि जहां पर अवस्था के बारे में बात हो, जहां पर गुण के बारे में बात हो, जहां पर धर्म के बारे में बात हो, स्वभाव के बारे में बात हो, वहां पर आपका ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि अगर आप गर्मी कहते हैं, सर्दी कहते हैं, बुढ़ापा कहते हैं, जवानी कहते हैं, मिठास कहते हैं, खटास कहते हैं, थकान, ताजगी, ये जितनी चीज़ें हैं ये सभी आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। अब इसमें होता ये है कि भाववाचक संज्ञा पहचानने के लिए हमको तरीका ये है कि हम अगर देखें किसी शब्द के अंतिम में ई आए, त्वा आए, ता आए, पन आए, हट, वट, पा, का, सा, अंत, इस प्रकार के शब्दों का जहाँ पर प्रयोग हो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होगी। भाववाचक संज्ञाएं देखिए कई चीज़ों से बनती हैं। वो व्यक्तिवाचक से भी भाववाचक संज्ञा के रूप में बदला जाता है, सर्वनाम से भी बदला जाता है, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से। तो इन सब से बदल करके भी हम बनाते हैं। जैसे गर्मी में देखो ई अंतिम में छिपी हुई है, सर्दी में ई छिपा हुआ है। ऐसे ही बुढ़ापा में बूढ़ा से बुढ़ापा बनता है तो बूढ़ा में पा छिपा हुआ है, जवानी में जवान प्लस ई छिपा हुआ है, मिठास में मीठा प्लस सा, अंतिम में सा है। तो ये जो शब्द हैं, खटास में भी सा आ रहा है। तो ये पहचानने का आपको तरीका है जिसमें अंतिम में ई आए, जैसे गर्मी में ई है, सर्दी में ई है, जवानी में ई है, जिसके अंतिम में ई आ रहा है ये भी आपके भाववाचक के संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जिसके अंतिम में पा आ रहा है, बड़ा पा, तो उसमें भी भाववाचक संज्ञा होगा। जिसमें सा आएगा वो भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार के शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ध्यान ये रखना है कि गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, अवस्था में जैसे आपका बुढ़ापा, बचपन,
ये चीजें, शिशुता, ये आपके भाववाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। ऐसे ही गुण में जैसे अच्छाई, बुराई, अच्छाई ये भी भाववाचक संज्ञा में आएगी, बुराई ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। इस प्रकार की चीजें आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं, इन दोनों भेदों को आप समझ लीजिए। एक तो है समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, उसके पूरे समूह का जहां पर बोध होता है। जातिवाचक के अंतर्गत देखिए वहां पर भी आता है, उसकी समस्त जाति का बोध होता है, लेकिन वहां पर पूरे इकट्ठा ऐसे नहीं होता, किसी दल के बारे में बात नहीं की जाती। वहां पर भी आप कहेंगे कि सर वहां पर भी तो इस प्रकार से हो रहा था कि समूह के बारे में पूरा बताया जा रहा था, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वो समस्त जाति के बारे में वहां पर होता है जातिवाचक में। लेकिन समूहवाचक में क्या होता है, उसके ग्रुप के बारे में बताया जाता है, उसका जो ग्रुप होता है, जो गिरोह होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं समूहवाचक के अंतर्गत। चाहे वो व्यक्तियों का समूह हो, चाहे वस्तुओं का समूह हो। जैसे वस्तुओं का समूह क्या, जैसे आप मान लीजिए कि फूलों का गुलदस्ता है, कई फूलों को हम मिला करके गुलदस्ता बना देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कई फूलों का जब समूह हो गया तो ये हो जाएगा आपका समूहवाचक। ऐसे ही अगर कई व्यक्ति मिलकर के एक स्थान पर सभा कर रहे हों, सभा चल रही हो, तो जो ये सभा है, ये सभा क्या हो जाएगी, समूहवाचक हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत से व्यक्तियों का मिल करके समूह बन रहा है। जैसे हमारी आर्मी क्या है, आर्मी, अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी सेना है। अब इसमें क्या है, बहुत से जवान हैं, बहुत से जवान वर्क कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये समूह के बारे में बात की जा रही, ये समूह है, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर आप बात करें, जैसे कक्षा, आपकी कक्षा चलती है, क्लास होती है, क्लास क्या है, इसमें भी बहुत से छात्र होते हैं, तो ये भी समूहवाचक है, क्योंकि समूह के बारे में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के समूहवाचक संज्ञाओं को आपको समझना है, जहां पर कहीं व्यक्तियों, वस्तुओं का पूरा इकट्ठा समूह हो, उसके पूरे ग्रुप के बारे में बात की जा रही हो, तब वहां पर आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए उदाहरण भी यहाँ पर दिए हुए हैं। व्यक्तियों का समूह जैसे कि सभा है, दल है, गिरोह है, इस प्रकार के अगर ग्रुप बनते हैं, इस प्रकार के अगर आपको कहीं भी देखने में मिलते हैं, तो आप उसको समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ले सकते हैं। इसी प्रकार से वस्तुओं का जो समूह होता है, गुच्छा है, कुंज है, मंडल है, या गट्ठा होता है, जैसे लकड़ियों को बांध करके गट्ठर बना दिया जाता है, तो कई लकड़ियों को मिला करके जब बनता है तो वो भी व्यक्तियों माने वस्तुओं का जब समूह हो जाता है, लकड़ियों का समूह हो जाता है, वो भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक, इसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा का दूसरा जो भेद है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत बच्चों हम जिस भी चीज की नाप तौल कर सकते हैं, नाप तौल करने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो ही इसके अंतर्गत आती हैं, चाहे सोना हो, चांदी हो, तेल हो, दूध हो या नमक हो, जो भी चीजें जिनका हम नाप तौल कर सकते हैं, चावल है, ये सारी चीजें क्या होंगी, हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी, क्योंकि इनका हम नाप तौल, जिन चीजों का भी हम नाप तौल कर सकते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी, वो आ जाएंगी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। नाप तौल करने वाली जिन भी वस्तुओं का नाप तौल हो सकता है वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक, जैसे उदाहरण में देखिए लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल, तेजाब इत्यादि, ये जितनी भी आपको वस्तुएं देखने के लिए यहाँ मिल रही हैं वो सभी क्या हैं, इन सब के नाप तौल हो सकते हैं। लोहा भी नापा तौला जा सकता है, चांदी भी, सोना भी, दूध भी, पानी भी, तेल भी। इसके अतिरिक्त चावल है, गेहूं है, जो भी चीजें इस प्रकार की आती हैं जिनको हम नाप तौल सकते हैं वो सभी क्या होंगी, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएंगी। और एक बात इसमें यह ध्यान रखना है, इस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। अगर कहीं आपको ये देखने के लिए मिलते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसका बहुवचन नहीं रहेगा, सामान्यतः आपको इसी प्रकार से प्रयोग करने के लिए ये मिलेंगे। तो इस प्रकार से अगर
शब्दों पर आप ध्यान देंगे तो ज़रूर से आप पहचान पाएंगे। इसके बाद आपको रिवीजन के लिए अलग से इसका एक वीडियो आपको मैं दूंगा और आपको समझाऊंगा भी कि किस प्रकार से हम, जैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में क्लास 6 या 7 में जो प्रश्न आते हैं किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी आपको समझाए जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आज की क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ।